बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लेक्चर 15 में आपको वेलकम करता हूं। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग से मुताल्लिक बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसको ओवरलोड कैसे किया जा सकता है। इसको समझने से पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं एक सर्कल की, कि अगर एक सर्कल हमारे पास हो तो उस सर्कल का एरिया निकालने के लिए अगर हमारे पास रेडियस मौजूद हो तो पाई इंटू आर स्क्वायर से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम जो सिंपल सी अप्रोच अपनाएंगे वो कुछ यूँ होगी कि हम एक सर्कल की क्लास बनाएंगे जिसमें एक वेरिएबल रेडियस आर लेंगे, प्लॉट टाइप का, क्योंकि पॉइंट में या डेसिमल में आ सकती वैल्यू, और फिर हम उसके मेथड जो है एक रेडियस सेट करने के लिए बनाएंगे जो उसका सेटर मेथड कहलाएगा, और फिर कैलकुलेट एरिया के लिए कैलकुलेट एरिया नाम से एक फंक्शन बना के उसको मेन में आप उसका इंस्टेंस क्रिएट करके सेटर मेथड के ज़रिए रेडियस सेट करके आप उसको यूज़ करेंगे। अब अगर इसकी आउटपुट लेते हैं 3.2 हमने रेडियस की वैल्यू पास की है, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 32.1536 है। इट मीन्स के ये एक सिंपल सी अप्रोच बन जाएगी एरिया कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें हम सेटर मेथड को पहले कॉल कर रहे हैं ताकि रेडियस की वैल्यू जो वो सेट हो जाए। बहुत सिचुएशन में ज़रूरत पड़ती है कि जो उसके डेटा मेंबर्स हैं वो जैसे ही ऑब्जेक्ट का या क्लास का इंस्टेंस क्रिएट हो साथ ही वो इनिशियलाइज हो जाए। इस वक्त ये अनइनिशियलाइज था आर, जब हमने उसका ऑब्जेक्ट डिफाइन किया तो उसके वैल्यू अनइनिशियलाइज थी, फिर हमें उसे सेटर मेथड के ज़रिए इनिशियलाइज करवाना पड़ा। तो बात करने का मकसद ये है कि हमारा ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि हम उसको एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, जैसे ही उस इंस्टेंस को क्रिएट किया जाए, उस ऑब्जेक्ट के क्रिएशन टाइम पे हम उसके एट्रीब्यूट्स को या हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को या डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना चाहें, देन हमें कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है यूज़ होते रहते हैं, लेकिन अगर उस टाइम पे हम उस वैल्यू को इनिशियलाइज करवाना चाहें फिर हमें कंस्ट्रक्टर को लाजमी लिखना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर कैसे लिखा जाता है। उसके लिए हम पब्लिक स्कोप में ही उसका एक्चुअल नेम, जो उस क्लास का एग्जैक्टली एक्चुअल नेम है, वो लिखते हैं। दिस इज कंस्ट्रक्टर ऑफ सर्कल क्लास। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, जैसे ही उस ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी तो मेमोरी में जितनी इसको मेमोरी चाहिए उतना एरिया जो है वो रिजर्व हो जाएगा, स्पेसिफाई हो जाएगा। यानी इस वक्त इसे कितनी चाहिए मेमोरी, जितने इसके डेटा मेंबर्स का साइज है उसके हिसाब से उसको चाहिए। ओके, तो लेट्स सी। मैं कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन में एक लाइन ऐड कर देता हूँ, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये लाइन जो है डिस्प्ले होगी और हमें पता चलेगा कि अब जो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। मैं इसको कहीं भी कॉल नहीं कर रहा, जस्ट इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। अभी आप देखिएगा इसकी आउटपुट में जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो साथ कंस्ट्रक्टर कॉल जो है ये कॉल होगा। मतलब कि जैसे ही इंस्टेंस क्रिएट होगा तो इसका सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो फिर अगर उसमें आपने कुछ लिखा हो, जो भी लिखा होगा उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली काम होगा। तो इसका डिस्ट्रक्टर भी हम लिखते हैं। डिस्ट्रक्टर के लिए जस्ट ये साइन आप पहले यूज करेंगे, बाकी जो है वो एज इट इज। और यहाँ मैं कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ लिख देते हैं डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब आप देखेंगे कि जब मैंने इसको कॉल किया
तो यहाँ पे इसके साथ एंड लाइन है। ओके, तो अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। नाउ दिस टाइम पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ इस लाइन पे, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट का यूजेज हुआ, इस्तेमाल हुआ, इस्तेमाल होने के बाद जैसे ही ये फंक्शन मेन ख़त्म हुआ तो ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, यानी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जितनी मेमोरी ये ले चुका था उसका जितनी भी मेमोरी थी उसको डिस्ट्रॉय करेगा, फ्री करेगा। उसके लिए डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। सो डिस्ट्रक्टर में हम ऐसी बात लिख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्शन पे हमें करना होगा। यहाँ हम कुछ भी नहीं कर रहे, जस्ट हम इसको एम्प्टी छोड़ रहे हैं। आपको दिखाने का मकसद ये था, आपको पता चले कि डिस्ट्रक्टर जो है उस कब कॉल होता है। इसमें एंड पे कॉल होगा जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, उस वक्त हम जो भी मेमोरी से मुतल्लिक या किसी और चीज़ से मुतल्लिक कोई अगर अपनी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ ये कोड लिख सकते हैं इसके अंदर। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम जस्ट एम्प्टी रखते हैं क्योंकि हमें इस पे कुछ करना नहीं है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो जो इसका रेडियस है ये इनिशियलाइज हो जाए। अब इसके लिए सादा सी अप्रोच ये हो सकती है कि जैसे ही ये कॉल हो आर में 5.2 ये इनिशियलाइज हो जाए। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं जैसे ही इस सर्कल को कॉल करूँगा तो मुझे 5.2 इस लाइन को मैं इससे पहले यहाँ लिख देता हूँ। अभी देखें कोई इनिशियलाइजेशन नहीं हुई थी सर्कल के ऑब्जेक्ट की, रेडियस को हमने इनिशियलाइज नहीं करवाया था इधर इस मेन के कोड में। मगर आप अगर आउटपुट देखें तो आपको पता चलेगा कि सर्कल एरिया पहले 5.2 के हिसाब से कैलकुलेट हुआ, फिर वो रेडियस 3.2 चेंज हुआ, सेट हुआ, और फिर दोबारा जो है रेडियस एरिया जो है वो कैलकुलेट होकर हमारे सामने आया। तो आपने देखा कि हमने रेडियस को सेट किए बगैर, सेटर मेथड के बगैर कंस्ट्रक्टर के ज़रिए इनिशियलाइज करवाया। इनिशियलाइज करवाने के बाद फिर उसको हमने आगे यूज़ किया। सो ये एक अप्रोच है, बट ये अप्रोच इतनी अच्छी नहीं समझी जाती। इससे ज़्यादा अच्छी अप्रोच ये है कि आप एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर और साथ इनिशियलाइजेशन के लिए अलग से एक कंस्ट्रक्टर लिखें। जैसे हम इसको एम्प्टी कर देते हैं, दिस विल बी एन एम्प्टी कंस्ट्रक्टर। चलें इसकी मैं नोटेशन ज़रा शॉर्ट कर देता हूँ। यहाँ कर्ली ब्रैकेट को यहाँ ले आते हैं ताकि लाइंस जो स्पेस है कुछ कम हमारी यूज़ हो। ओके, उसके बाद एम्प्टी कंस्ट्रक्टर और यहाँ मैंने इसको ये आर्गुमेंट्स के साथ कंस्ट्रक्टर है। with arguments इसमें मैं पास कर देता हूँ int x। हम चाह रहे थे कि इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इनिशियलाइज करवाएं। रेडियस जो है जैसे ही मैं इसको कॉल करूं तो यहाँ x और यहाँ r इज इक्वल टू x। अब क्या होगा कि अगर कोई आर्गुमेंट नहीं देगा तो r की वैल्यू कुछ भी इनिशियलाइज नहीं होगी, वो एम्प्टी ही रहेगी। लेकिन अगर वो कुछ आर्गुमेंट्स में वैल्यू पास करता है तो वो वैल्यू जो है वो r को इनिशियलाइज करवा दी। अब इसको हम अपने कोड में यूँ देखेंगे। सर्कल, ये मैंने एम्प्टी कंस्ट्रक्टर्स जो है कॉल किया। एक और मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ सर्कल 1 और इसको मैंने पास कर दिया
5 पॉइंट, ओके थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं वैल्यू 2.1। अब ये ऑब्जेक्ट जो है सर्कल, ये विदाउट आर्गुमेंट है और ये विद आर्गुमेंट है। अब अगर आप इसको कॉल करते हैं, इसको रन करते हैं, तो देखते हैं कि क्या रिटर्न होता है, मतलब क्या प्रिंट होता है। ओके, आपने देखा कि शुरू में जब हमने पहले इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज करवा दिया था तो यहाँ कुछ वैल्यू आ रही थी, बट इस दफ़ा ये वैल्यू नहीं आ रही। मतलब क्या है कि इस वक्त कोई वैल्यू है ही नहीं। तो अगर आप इनिशियलाइज करवाना चाह रहे हैं तो आपको आर्गुमेंट में कोई वैल्यू पास करवाना पड़ेगी। सेकंड आर्गुमेंट जो है वो आप देखें कि नेक्स्ट आपने जब उसको वैल्यू पास की है तो इसकी आउटपुट जो है सेकंड जो जिस वैल्यू से उसको हमने इनिशियलाइज करवाया विद आर्गुमेंट, उसके मुताबिक जो हमारी आउटपुट आ रही है। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम अपने कोड में इसको अगर एम्प्टी कॉल किया जाए तो भी कुछ वैल्यू इनिशियलाइज हो जाए, सपोज वो वैल्यू 4.0। तो अब आप देखें कि इस वक्त जो हमारी आउटपुट है वो कोई अनडिजायर्ड नहीं है, बल्कि हमारी डिजायर्ड है कि हम पहले ही उसको जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ इनिशियलाइज हो जाएगी, अनडिफाइंड नहीं होगी। और अगर कोई वैल्यू पास करते हैं तो अकॉर्डिंगली वो वैल्यू जो है उसको पास होके उसके मुताबिक हमारी आउटपुट आ जाएगी। अब इसको यूं भी किया जा सकता है कि ये दोनों चीज़ें इकट्ठी कर दी जाएं। कैसे इकट्ठी होंगी? ये चीज़ जो है ख़त्म हो जाएगी, इसकी जगह पे हम इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे कि अगर वैल्यू हो x देन ओके, और अगर ना हो तो हमेशा 4.0 देना। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। आउटपुट अगेन, अगर तो वैल्यू हमने पास की तो उसके हिसाब से आ रही है, और नहीं पास की तो हमारी वैल्यू जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसके हिसाब से आ रही है। सो इस तरह से आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को दे सकते हैं। अगर आप वैल्यू पास करेंगे देन ओके वही वैल्यू ली जाएगी, और अगर नहीं पास करेंगे, एम्प्टी कॉल करेंगे, तो फिर इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इस वेरिएबल की वो ली जाएगी, यानी 4.0। तो इस तरह से हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर को हमने दो तरह से डिफाइन कर लिया, एक विदाउट आर्गुमेंट और सेकंड जो है आप सिंगल आर्गुमेंट के साथ उसको डिफाइन कर रहे हैं। इसी तरह से आप उसकी जो हमने ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट देखे हैं, उसकी डेटा टाइप चेंज करके भी ओवरलोड कर सकते हैं, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स चेंज करके भी जो कंस्ट्रक्टर उसको ओवरलोड कर सकते हैं। इसी को बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने का एक और भी मेथड है, वो यूँ कि यहाँ आप इंट इसको एम्प्टी रखेंगे और यहाँ कॉलन साइन के साथ x की वैल्यू पास कर देंगे, r की वैल्यू पास कर देंगे, r की वैल्यू 2। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसमें हम कोई वैल्यू जो है वो यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करवाएंगे, बल्कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू कॉलन के साथ एट्रीब्यूट नेम या प्रॉपर्टी नेम, डेटा मेंबर का नेम और उसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, और इधर हम जब कॉल करेंगे इसको तो फिर इसकी जो वैल्यू है हमें आउटपुट में मिल जाएगी। एक और मेथड भी है, अगर आप कोई वैल्यू जो है उसको आर्गुमेंट के तौर पे पास करना चाहें, आप अपने कोड को यूँ चेंज करेंगे, इसमें थोड़ा सा एडिशन करेंगे कि सर्कल को आपने कोई इनपुट दी और कॉलम के साथ वेरिएबल का नेम और इनटू वेरिएबल जो इनपुट वेरिएबल उसका नेम, बाकी वैसे ही, और बाकी आपका कोड सेम रहेगा। उसी तरह से आप विद आर्गुमेंट्स उसको कॉल करेंगे और जब इसकी आउटपुट लेंगे तो आउटपुट आपकी बिल्कुल करेक्ट आएगी, तो उसमें कोई एरर नहीं आएगा। आई होप कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के ऑलमोस्ट मैंने 4 मेथड आपको सिखाए, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी, इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह क्लियर होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।